नमस्कार। ईपीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर कैलाश कौशल, एसोसिएट प्रोफेसर, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। आज हम प्रश्न पत्र हिंदी गद्य साहित्य कथा साहित्य के अंतर्गत ज्ञान रंजन की चर्चित कहानी हास्य रस पर चर्चा करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप हास्य रस कहानी के माध्यम से कहानीकार ज्ञान रंजन की कहानी कला से परिचित होंगे। ज्ञान रंजन हिंदी कहानी में साठोत्तरी पीढ़ी के कहानीकार हैं। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से आप उस आंदोलन की वैचारिकी से परिचित हो सकेंगे, नई कहानी और साठोत्तरी कहानी के अंतर को समझ पाएंगे और हास्यरस कहानी का मर्म उद्घाटित कर पाएंगे। ज्ञान रंजन साठोत्तरी पीढ़ी के कहानीकार हैं। नई कहानी के बाद जो पीढ़ी आई वह साठोत्तरी पीढ़ी कहलाई। ज्ञान रंजन, काशीनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, विजय मोहन सिंह, गिरिराज किशोर, ममता कालिया, ये सभी जो कहानीकार हैं, इनकी कहानियों ने सन 1965 तक साठोत्तरी कहानी की एक पहचान बना दी थी। नई कहानी के जवाब में इस पीढ़ी के लोगों ने अपनी कहानियों को अकहानी कहना शुरू किया। जैसे अकविता आंदोलन था, उसी प्रकार अकहानी। अकहानी का तात्पर्य कहानी का न होना नहीं है। इसका निहितार्थ ये था कि नई कहानी के दरमियान जैसी कहानी लिखी गई थी वैसी कहानी हम नहीं लिखेंगे, उसमें एक नयापन होगा। नई कहानी में रिश्तों के प्रति एक सम्मान, दया, करुणा या सहानुभूति का भाव था। लेकिन साठोत्तरी पीढ़ी में किसी भी रिश्ते, चाहे वह पिता का हो, भाई हो, प्रेमिका हो या माँ, किसी भी रिश्ते के प्रति यहाँ पवित्रता या सहानुभूति का भाव नहीं था। नई कहानी में मूल्यों के खत्म होने पर हताशा थी, लेकिन साठोत्तरी पीढ़ी में इन मूल्यों को खत्म करने का एक गुस्सा था, एक खीज थी। साठोत्तरी कहानी मूलतः मोहभंग के शुरुआत की कहानी है, लेकिन मोहभंग अपने आप में कोई मूल्य नहीं है, बल्कि मोहभंग उचित मूल्य की प्रतिष्ठा का आग्रह है। इसलिए यहाँ मैं यह कहना चाहूँगी कि मोहभंग को मूल्यहीनता नहीं समझना चाहिए। इसी के साथ इनकी भाषा को आलोचकों ने खिलंदड़ी भाषा कहा है। खिलंदड़ी भाषा अर्थात सब कुछ को ठोकर मारने की कला। जो प्रचलित है, जो चल रहा है, उसे पर्याप्त न मानकर जो हम कहना चाहते हैं, जो हमारा कथ्य है, उसकी अभिव्यक्ति के लिए नई भाषा, नए तेवर, नए प्रकार की एक कहन जो उस कहानी को अकहानी बनाती है। तो इस प्रकार से यह जो साठोत्तरी कहानी है, उसने मोहभंग, जो उस समय की युवा पीढ़ी है, जिसे अपने पुरातन मूल्यों में अब आस्था नहीं रही, बल्कि उन मूल्यों को देखने का नजरिया उसका एक नए ढंग का है, यह कहानी उस प्रकार की कहानी है। तो यह जो साठोत्तरी कहानी है, इसमें उस उचित मूल्य, वह जो उचित मूल्य है वह क्या है, उसकी प्रतिष्ठा का आग्रह हमें प्रबल रूप में दिखाई देता है और उसमें एक नई भाषा का प्रयोग करके अपने उस कथ्य को नवीन भावाभिव्यक्ति देते हुए कहने की उनकी जो कला है, वह इस कला को जो हमारी परंपरा से चली आती हुई कहानी है उसमें वह अलग स्थान देती है, उसे पहले से भिन्न बनाती है। हास्यरस कहानी पर बात करने से पूर्व इस कहानी के कथ्य पर विचार करते हैं। इस कहानी की जो कथा है वह कचहरी में रजिस्ट्रार के कमरे से आरंभ होती है। वहाँ कहानी का कथावाचक अपने 3 साथियों के साथ अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए आया है। उसके तीनों साथी उनकी शादी के गवाह हैं।
साक्षी हैं। शादी की औपचारिक कार्रवाई के समाप्त होने पर जैसे ही वे बाहर आते हैं, कथावाचक को हठात महसूस होता है कि उसने एक गलत लड़की से शादी कर ली। वह अपने को हारा हुआ, ठगा हुआ महसूस करता है। हालांकि जब वह तैयार होकर शादी के लिए आया था, उस समय तक उसके मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं था। शादी के ऐन पहले तक वह खुश और तत्पर था, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस से निकलते ही वह दुखी हो गया है। वह महसूस कर रहा है कि इस शादी के साथ हमारा प्रेम खत्म हो चुका है। यह कथावाचक का अपना ख्याल है, जबकि उसकी पत्नी प्रसन्न और संतुष्ट दिखाई दे रही है। कथावाचक को लगता है कि पत्नी की यह खुशी और संतुष्टि कुछ और नहीं बल्कि विजय का गर्व है। उसने मुझे पराजित कर दिया है और मैं जीवन में बड़ा घाटा खा चुका हूँ। कथावाचक यह सोचकर परेशान है कि पहले तो ये मूवी देखकर या पिकनिक मनाकर 3-4 घंटे के बाद चली जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये मेरे पास बराबर बनी रहेगी। इसलिए कथावाचक एक खींच, एक छटपटाहट से भरा हुआ है। ऐसी चिंताओं का सामना जीवन में उसने पहली बार किया है। वह अपने बारे में सोचता है कि मैं तो स्वयं को बुद्धिमान समझता था, फिर ऐसा कैसे हो गया। ये सारी बातें उसके भीतर चल रही। उसके साथ पत्नी के अलावा उसके 3 मित्र और भी हैं। उसे ये डर भी सता रहा है कि कहीं जो साथ चल रहे मित्र हैं उनमें से कोई उसके मनोभाव को ताड़ न ले। इसके लिए वह अपने चेहरे पर बनावट पैदा करने की कोशिश कर रहा है। वह मुस्कुराने की कोशिश करता है और जताना चाहता है कि सच्चाई यही है। असल में वह किसी को कुछ अनुभव होने देना नहीं चाहता कि उसके साथ क्या हो रहा है, अर्थात उसके भीतर क्या उथल पुथल मची हुई। सोचते हुए वह नितांत अकेला हो गया है, इसीलिए चलते हुए उन सब से वह बहुत आगे निकल गया है। कचहरी के बरामदे से नीचे उतरकर वे सभी इकट्ठे होते हैं, परंतु उस कथानायक को लग रहा है कि उसके दिल ने उसे धोखा दिया है। 3 में से 2 कथावाचक के मित्र हैं और एक बस परिचित है जो उसके मित्र का मित्र है। वह नौजवान है और सबसे सुंदर है। कथावाचक का आकलन है कि वह ज्यादा उत्सुकता, ताजगी और सिफारिश के साथ गवाही देने आया है। असल में वह खुद अनुभव प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि उसका भी इरादा शीघ्र ही इसी तरह का विवाह करने का है। कथावाचक की एक दूसरी समस्या यहाँ शुरू होती है। उसे ये भी लगने लगा है कि उसकी पत्नी उस नौजवान पर मुग्ध है। वह अनुभव करता है कि जितने मुग्ध भाव से उसकी पत्नी उस नौजवान को देखे जा रही है, वैसे कभी उसे भी नहीं देखा। वह देखता है कि उसके चले जाने के बाद भी उसकी पत्नी के चेहरे पर उस खूबसूरत नौजवान के रुआब का असर बना हुआ है। अब उसे अपनी पत्नी पर कुछ संदेह होने लगता है। उसे लगने लगता है कि उसकी पत्नी भरोसेमंद चरित्र की स्त्री नहीं है। अब 4 लोग साथ बचे हैं। कथावाचक यह सोचकर घबरा रहा है कि जब ये दोनों मित्र भी चले जाएंगे तो वह अपनी पत्नी के साथ वक्त कैसे गुजारेगा। फिल्म देखने या किसी और शहर चले जाने पर भी समस्याओं का हल कुछ घंटों के लिए ही होगा, जबकि वह किसी भी सूरत में अपनी पत्नी के साथ होने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है। उसे ये लगने लगा है कि उसका ख्वाब चूर चूर हो चुका है, क्योंकि उसने सोचा था कि वह अपने जीवन को भिन्न और एक साहसी तरीके से जिएगा। उसका मानना है कि उसके साथ तो धोखा हो गया है, और वह भी दूसरी बार। उसे अपनी एक डायरी याद आती है जो उसने सन 1958 में लिखी थी, और जिसमें उसने एक लड़की से धोखा खाने के बाद कुछ निष्कर्ष निकाले थे, जिसके अमल से भविष्य में किसी स्त्री से धोखा खाने की संभावना नहीं थी। उसे भारी पछतावा हो रहा है कि उसे अपना ही पुराना अनुभव याद नहीं रहा। कथावाचक को याद आता है कि उसने अपनी पत्नी को
शिखा को जब देखा तो उस शिखा के चेहरे पर उसे अचानक अपनी छोटी बहन नैना का चेहरा अब दिखने लगा है। यह स्पष्ट है कि नैना शिखा से ज़्यादा सुंदर है। उसे लग रहा है कि उसने भारी भूल की और अब मैं बेकार ही झल्ला रहा। उसे नैना को ही पाना चाहिए था। अपनी गलतियों के सिलसिलेवार प्रकट होने और इस तरह से सोचने पर उसे ये भी लगने लगता है कि अब वह एक गंभीर व्यक्ति नहीं रहा। उसे लगता है कि सारी गड़बड़ियां उसी के साथ हो रही, बाकी दुनिया में सब सही चल रहा है। उसे अपने एक घनिष्ठ मित्र की याद आ रही है जिन्होंने इसी कायदा का विवाह किया है और वे खुश हैं। कथावाचक ने चुपके से उन्हीं से प्रेरित हो इस ढंग की शादी की है। उसे लगने लगा है कि वह किसी भी तरह के काम करने में अपनी दिलचस्पी खो चुका है। उसे कोई काम नहीं सूझ रहा जिसमें व्यस्त हो सकने की गुंजाइश अब बची हो। चलते चलते उसका ध्यान अपनी पत्नी के कपड़ों पर जाता है और वह पाता है कि अब उसकी पत्नी में संकुचित जातीयता की बू है, क्योंकि वह कपड़े भी अपनी ही जाति के लोगों की दुकान से खरीदती है। उसे लगने लगता है कि धीरे धीरे उसके मन में अपनी पत्नी के प्रति एक प्रतिशोध की भावना पैदा होती जा रही है। लेकिन चिंता का एक दूसरा पहलू यह भी है कि कहीं ऐसा न हो कि इधर वह अपनी पत्नी से बदला लेने की फिराक में रहे और उधर कोई और उसकी पत्नी को अपने प्रेम जाल में फंसा ले। चलते चलते वह एक योजना बनाता है। वह अपने उन गृहस्थ दोस्तों के यहाँ अपनी पत्नी को लेकर जरूर जाएगा जो पहले पिकनिक, भोजन और घरेलू समारोहों में उस अकेले अविवाहित को निमंत्रित कर दया, उदारता दिखाते थे। चारों लोग चाय घर पहुंचते हैं। उस चाय घर में वह पहले भी शिखा के साथ आ चुका है। उसे याद आता है पहले जब वे आते थे तो उस समय किसी एकांत में मिलने का सा आनंद आता था, लेकिन आज वह आनंद नहीं। उसे बहुत सी बातें ऐसी याद आती हैं और पत्नी उसके गुमसुम होने के बारे में जब पूछती है, कमरे पर चलने के बारे में कहती है, कमरे का नाम सुनते ही उसे घबराहट होने लगती है। उसे महसूस होता है कि उसके सिर में हल्का सा दर्द हो रहा है। पत्नी उसे सेरिडॉन देती है और सेरिडॉन लेकर वह अपने लिए कॉफ़ी बनाता है। इधर चाय घर में एक और परिवार दाखिल होता है और यही कहानी समाप्त हो जाती है। उसे याद आता है पहले जब वे आते थे और दोनों किसी एकांत स्थान पर मिलते थे तो उन्हें किसी गुप्त जगह मिलने का एक अद्भुत आनंद आता था, लेकिन अब वैसा आनंद उन्हें नहीं आता। उसे यह भी याद आता है कि जब कभी वे दोनों टेलीफोन पर या किसी रेस्तरां में मिलते थे तो कितनी ही हसीन बातें करते थे, लेकिन आज जब शिखा उसकी पत्नी बन चुकी है तो कोशिश करने पर भी उसे शब्द नहीं मिल रहे और न ही कोई ढंग का वाक्य मिल रहा है। सब कुछ न कुछ खा रहे हैं लेकिन वह कुछ नहीं खा रहा और उसे अचानक अपना शहर, अपनी माँ बहुत याद आने लगती है। वह जैसे सबके बीच में होते हुए भी वहाँ से कहीं अलग है, दूर है, गुमसुम सा दिखाई दे रहा है। पत्नी उसके गुमसुम होने के बारे में पूछती है और कमरे पर चलने के लिए कहती है, परंतु पत्नी का यह वाक्य सुनकर कमरे का नाम सुनते ही उसे जैसे घबराहट होने लगती है। उसे महसूस होता है कि उसके सिर में हल्का सा दर्द हो रहा है। पत्नी उसे सेरिडॉन देती है और फिर वे आपस में उस दवाई को लेकर कुछ थोड़ा बहुत प्राइवेट मजाक कर लेते हैं, जिसे उनके मित्र लक्षित भी करते हैं। सेरिडॉन लेकर वह अपने लिए कॉफ़ी बनाता है और इधर चाय घर में एक और परिवार दाखिल होता है और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। तो यह है ज्ञानरंजन की कहानी हास्य रस का कथानक। अब हम बात करते हैं इस कहानी की समीक्षा के विषय में। वस्तुतः हास्य रस कहानी दो पात्रों के इर्द गिर्द आगे बढ़ती है। वैसे प्रत्यक्षतः देखा जाए तो कहानी में 5 पात्र हैं, सद्य विवाहित दंपति और उनके 3 मित्र, और एक कथावाचक है जो कहानी को आगे बढ़ाता है। कहानी में उसका कहीं नाम नहीं। वह जो कथावाचक है वह शिखा नाम की युवती से प्रेम करता है और उससे शादी करता है कोर्ट में आकर,
और जो उसके मित्र हैं वह कोर्ट में गवाही देने के लिए आए हैं। और यह सब करने की प्रेरणा उसे अपने एक अन्य घनिष्ठ मित्र से मिली है, जिन्होंने इसी ढंग से 1 महीने पहले शादी की थी। अपने 3 गवाह मित्रों के साथ जो ही वह रजिस्ट्रार ऑफिस से शादी करके निकलता है, उसे ऐसा लगने लगता है कि उसने अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती कर दी। वस्तुतः कथावाचक अपनी मिथ्या छवि का शिकार अस्थिर चित्त युवक है। उसे अपने जीवन में लिया गया कोई भी निर्णय सही नहीं लगता। उसका आत्मविश्वास उसे बार बार धोखा देता है। वह एक बुद्धिजीवी किस्म का शहरी युवक है जो अपने जीवन में अनुभवों पर खासा जोर देता है। इसीलिए प्रेम करने और खूब सोचकर शादी करने के बाद भी वह अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करता है। असलियत यह है कि अपनी भावनाओं को वह छिपाकर जीना चाहता है। इसके लिए उसे सामाजिक रूप से अतिरिक्त यत्न करने पड़ते हैं। वह एक ऐसा युवक है जो अनुभवों का अपने स्तर से गहरा विश्लेषण करता है। एक एक अनुभव को बहुत गहराई तक ले जाकर वह सोचता है और कई कोणों से उसे देखता है, पर अंततः सबके प्रति अविश्वासी ही होता है। वह अपने व्यक्तित्व को लेकर भी कुंठित है। इसीलिए जब उसकी पत्नी उसके एक मित्र को देखती है जो युवक है, सुंदर है, तो वह अपनी पत्नी के ही चरित्र के प्रति शंकित हो जाता है। कोई किसी की वजह से नहीं, अपनी कमजोरियों और ढकोसलों की वजह से वह प्रतिक्रियावादी होता है। लेकिन उसका मानना है कि वह अपनी पत्नी के कारण प्रतिक्रियावादी होता जा रहा है और इस तरह वह समाजवादी नहीं रह पाएगा। उसके व्यक्तित्व में साहस और अपनी कमजोरियों से सामना करने की शक्ति कम है और यह सारा आकलन कथावाचक स्वयं अपने बारे में करता है। वस्तुतः जो उसके चरित्र के भीतर दुर्बलता है, वह उसी दुर्बलता को एक बड़े रूप में अपने सामने ला करके देखता है और इसीलिए अपने किए हुए निर्णय पर जैसे उसे पश्चाताप होने लगता है। दरअसल यह कहानी प्रेम के विवाह में बदलने की कहानी है। प्रेम जब विवाह में बदलता है तो वह वैसा ही संस्थागत परिवार हो जाता है। अच्छी खासी जो प्रेमिका होती है वह अब पत्नी रूप में हो गई है और जब व्यक्ति पति बनने के दायित्व को ग्रहण नहीं करना चाहता, यह मध्यम वर्गीय जीवन की जो मान्यताएं हैं उन्हें वह स्वीकार नहीं करना चाहता, तब उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसी इस कथावाचक की हो चुकी है। हम अपने आसपास के जीवन में कतिपय ऐसे उदाहरण सुगमता से देख सकते हैं। कथानायक को यह लगता है कि वह भी अपनी पत्नी के प्रभाव से स्वतः ही प्रतिक्रियावादी बनता चला जाएगा। इस पीड़ा को वह अलग तरह से बयां करता है ताकि जो पत्नी है वह खलनायिका लगे, जबकि वह हालात को पहले ही स्वीकार कर लेती है और जो कथावाचक है वह कुछ नया करने की जिद के कारण इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा है और तब भूतपूर्व प्रेमी की तरह वह अपने पति रूप को देख रहा है, पत्नी को देख रहा है और अपने भविष्य को देख रहा है जो एक सामान्य मध्यवर्गीय व्यक्ति का हो सकता है। और इस तरह क्रांतिकारी तरीके से किया गया यह प्रेम विवाह या कोर्ट का यह जो विवाह है हास्य रस में बदल जाता है। तब उसमें कोई वीरत्व की भावना नहीं रह जाती। अपनी पत्नी शिखा के बारे में कहानी में ज्यादातर कथावाचक ही बताता है। कहानी में उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं उभर पाया। कथावाचक की पत्नी शिखा के बारे में हम जो भी जान पाते हैं वह कथावाचक की वजह से, क्योंकि हम उसी के चश्मे से शिखा को देख रहे हैं। इसलिए शिखा का व्यक्तित्व, उसके व्यक्तित्व का वह पक्ष उभर नहीं पाता, क्योंकि कथावाचक का शिखा के प्रति जो विचार है वह पूर्वाग्रहपूर्ण है और अब जब विवाह हो गया है तो उसके विषय में वह जो सोच रहा है वह तात्कालिक है। तो पूरी कहानी में हम शिखा को उस कथावाचक की नज़र से ही देख पाते हैं। कोर्ट मैरिज करने के लिए वह तैयार हो जाती है, वहाँ पहुँचती है, दोनों का विवाह होता है
और विवाह के पश्चात जैसा कथावाचक कहता है कि उसकी पत्नी बहुत खुश है, उसके भीतर विजय का भाव इसलिए दिखाई देता है कि कथावाचक स्वयं अपने को पराजित अनुभव कर रहा है। जाहिर है अपने निर्णय के प्रति शिखा के मन में कोई भी दुविधा नहीं है, परंतु कथावाचक जब यह देखता है कि जो गवाह देने आए थे उसमें उसके मित्र का जो मित्र है वह युवक है और उसका बलिष्ठ शरीर है, और जो उसकी पत्नी है वह बार बार उस युवक की ओर दृष्टि उठाकर देख रही है, तो कथावाचक अपनी दुर्बलता के कारण अपनी पत्नी के चरित्र के प्रति ही शंकित होने लगता है। यहाँ कोई स्थिर आधार नहीं है उसकी शंका का, लेकिन उसकी शंका का कारण जो है शिखा का चरित्र नहीं है, स्वयं उसका अपने भीतर ही उलझा हुआ उसका मन, जो अविश्वासी भी है, वह मन ही उसका मुख्य कारण। प्रेम भावना की सामाजिकता की पड़ताल की दृष्टि से ज्ञान रंजन की यह कहानी हास्य रस महत्वपूर्ण है। यह कहानी कचहरी में प्रेम विवाह करके अभी अभी बाहर निकले एक नवविवाहित दंपत्ति के प्रेम व्यापार और मानसिकता का चित्रण पुरुष मन के माध्यम से करती है। इस कहानी पर स्त्री विरोधी होने का आरोप भी लग सकता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा सामान्यीकरण है कि पुरुष के स्थान पर स्त्री पात्र भी रख दिया जाए तो भी हमें इसके वर्णन में कुछ ऐसा अन्यथा नहीं लगेगा, बल्कि उसकी यथा तथ्यता सुरक्षित ही रहेगी। हास्य रस कहानी का आरंभ ही कथानायक की इस स्वीकारोक्ति के साथ होता है कि बाहर निकलते ही मैंने अपने को दूसरा और पराजित अनुभव किया। मेरी पत्नी संतुष्ट और निश्चित है और उसके खिले हुए चेहरे से मुझे प्रसन्नता नहीं हो रही। यह खिला हुआ चेहरा और कुछ नहीं, विजय का गर्व है। यह स्पष्ट हो चुका है कि मैं घाटा खा चुका हूँ और मुझे पराजित करने वाला मेरा साथी तत्काल हर चीज की मांग करने का अधिकारी हो गया है। वस्तुतः शिखा जो अब उसकी पत्नी बन गई है, तो उसे अधिकार है कि वह जीवन में जो भी चीज चाहिए उसकी मांग अपने पति से कर सकती है, किंतु पति जो है वह अभी इस हेतु प्रस्तुत ही नहीं है। इसलिए इस कहानी में ज्ञान रंजन ने प्रेम विवाह के प्रेमेतर कारणों का भी सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत किया है, जो प्रेम विवाहों को प्रायः घटित करते हैं। चयनित साथी के व्यक्तित्व की पसंद नापसंद, कुछ अधिक उत्तेजक और जोखिमपूर्ण ढंग से क्रांतिकारी विवाह करने की लालसा, जो ऐसे विवाहों के कर्ताओं को विशुद्ध प्रेम से इतर भी नायकत्व और वैशिष्ट्य प्रदान करते। यदि प्रेम वास्तव में प्रेमियों के परस्पर व्यक्तित्व के गहरे प्रभाव से उत्पन्न नहीं है, तो विवाह के पश्चात जोखिम की उत्तेजना समाप्त होते ही मोह भंग का शिकार होकर प्रेम गले पड़े प्रेमी की हत्या तक भी जाते देखा गया है। मोह भंग की इन्हीं वैचारिक संभावनाओं की तलाश करने वाली यह कहानी प्रेम विवाह पर एक बहुआयामी टिप्पणी प्रस्तुत करती है और अधिकांश प्रेम विवाहों का जो हश्र होता है उसकी वस्तु स्थिति को भी यह रेखांकित करती है। ज्ञान रंजन की अन्य कहानियों की तरह इस कहानी में भी प्रेम और विवाह जैसी सामाजिक और सांस्कृतिक आदत पर अनेक रोचक और मौलिक टिप्पणियां की गई। कुछ उदाहरण प्रस्तुत है, जैसे वह बड़ी उत्सुकता, ताजगी और सिफारिश के साथ गवाही देने आया था। असलियत यह थी कि वह अनुभव प्राप्त करना चाहता था। एक और उदाहरण, ऐसी स्त्रियों के चरित्र का क्या भरोसा किया जाए जब किसी दूसरे पर फिसल पड़े। इस समय मुझे सिलसिलेवार वे सभी परिचित और गृहस्थ दोस्त याद आ रहे हैं जो पिकनिक, भोजन और घरेलू समारोहों में मुझ अकेले अविवाहित को निमंत्रित करके दया दिखाते और अपनी उदारता का परिचय देते। मैं ऐसे सब लोगों के घर जाऊंगा। एक और पंक्ति है कहानी की ही, कुंवारे लोग दूसरे की बीवी देखकर लालची और ईर्ष्यालु हो सकते हैं। इसी तरह के अनेक वक्तव्य कहानी में जहां तहां रख दिए गए हैं। इनसे
कहानी के अर्थ का विस्तार होता है और जो कथावाचक है उसकी मानसिकता को भी ये वाक्यांश द्योतित करते हैं। इस प्रकार यह जो कहानी है वह प्रेम विवाह के, जब दाम्पत्य जीवन में वह प्रेम परिवर्तित होता है और विवाह के पश्चात उनकी क्या मानसिकता होती है, कथा नायक के माध्यम से हास्य रस कहानी उसे उद्धृत करती है। अब हम विचार करते हैं हास्य रस कहानी के शिल्प पर। प्रस्तुत कहानी में ज्ञान रंजन ने एक नई मनस्थिति का भरोसेमंद संप्रेषण करना चाहा है। अनुभवों के सामान्य प्रचलित साय को यहाँ दोहराया नहीं गया है, बल्कि ज्ञान रंजन ने विचार या धारणा के सहारे लिखने का प्रयत्न न करके अनुभव के जीवंत संदर्भ से अनुप्राणित होकर ही लिखा है। इनकी कहानियों में कहीं कहीं इतनी अधिक सांकेतिकता है कि वे रूपवादी कविता से मिलती जुलती प्रतीत होती। वस्तुतः ज्ञान रंजन समाज के बृहत्तर संदर्भ के चित्र देने में बहुत कम रुचि दिखलाते हैं। इनकी कहानियों में व्यक्ति और व्यक्ति के बीच और बहुत हुआ तो परिवार के भीतर के संबंध विशेष महत्व रखते हैं। लेखक ने जिस भाषा का प्रयोग किया है वे औसत ढंग के अखबारी विवरण के नहीं हैं। उन्हें सदी हुई कलम से बहुत कुछ कवि की चौकसी से चुना और रखा गया है। साहित्य का एक स्वाद या सौंदर्य उसकी भाषा या शब्दों में भी होता है और वह ज्ञान रंजन की कहानियों में हमें स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। इसलिए इसमें न तो अप्रत्याशित घटनाएं हैं और न ही चरित्रों का उतार चढ़ाव है। वस्तुतः कहानी का कथानक एक संगति से चलता है। इस कहानी के केंद्रीय कथ्य का पता प्रारंभ में ही लग जाता है और फिर कवितात्मक गद्य से उस एक ही बात की सघन बुनावट बार बार डाली जाती है। उसके रेशे रेशे को क्लोज शॉट्स में कहानीकार बार बार उजागर करता है। क्लोज शॉट्स सिनेमा शिल्प का शब्द है। क्लोज शॉट्स यानी कैमरे से बिल्कुल नज़दीक की तस्वीर ली जाती है और इस कहानी में भी हमें ऐसा ही दिखाई देता है। हास्य रस का वस्तु तत्व विकसित न होकर बस खुलता जाता है। कहानी आगे नहीं बढ़ती, वह सिर्फ और आलोकित होती जाती है, स्पष्ट होती जाती है, प्रकट होती जाती है। ज्ञान रंजन का हर अगला पैराग्राफ नई नई अलग अलग कोणों से फेंकी गई रंग बिरंगी फ्लड लाइट्स होती, जिसमें धीरे धीरे केंद्र में स्थिर और जड़ वस्तु अपनी सारी महिमा के साथ, ज्ञान रंजन का हर अगला पैराग्राफ नई नई अलग अलग कोणों से फेंकी गई रंग बिरंगी फ्लड लाइट्स होती है, जिसमें धीरे धीरे केंद्र में स्थिर और जड़ वस्तु अपनी सारी महिमा के साथ हमारी आंखों के सामने प्रकट होती हुई चौंधियाने लगती है। ज्ञान रंजन अपने आवर्तन से कभी बाहर नहीं आते। वे अपनी स्वरचित अर्जित समृद्धि को कभी नहीं तोड़ते, बल्कि उसी का बार बार पुनर्वलोकन करते हैं। ज्ञान रंजन की कहानियां हमेशा एक सम पर रहती हैं, एक अलाप में विद्यमान। उनमें ऊंची नीची गति नहीं है। तंत्र और वस्तु का इतना खूबसूरत और सघन मिलाप हिंदी कहानी में अयत्र दुर्लभ है। शहर ज्ञान रंजन की कहानियों का बीज शब्द है और वह भी सिर्फ इलाहाबाद। उनकी सारी कहानियों में शहर एक विचार की तरह बिछा हुआ है, क्योंकि इसी शहर में मध्य वर्ग रहता है और उस मध्य वर्ग की जीवन पद्धति कितनी निस्सार है, कितनी खोखली है। उस मध्य वर्ग के आदमी में
अंदर ही अंदर कितनी उधेड़बुन चलती रहती है और उस पर निस्सारता का मूल्य, उपलब्धि और जीवनादर्श मानकर उससे चिपके हुए लोग और फिर उनकी खिल्ली उड़ाता हमारा कहानीकार। पिता का पुराने घर, पुराने मूल्यों और आदतों से चिपके रहना, माँ की अपनी चिंताएं और उससे अपने अपने ढंग से अनासक्त उसके बेटे, इसी तरह प्रेम, दाम्पत्य और यौन संबंधों के छद्मों का उपहास करता हुआ कथाकार। कहानी का पूरा ठाठ दिखता कुछ और है और कहता कुछ और है। भावुकता का इस्तेमाल यहाँ भावुकता का मजाक उड़ाने के लिए किया गया है। शालीनता भरे वाक्य वस्तुतः शालीनता के छद्म में तेज सुई चुभाते हैं। इस तरह ज्ञान की कहानियां मध्य वर्ग की पूरी जीवन शैली को ही अपनी चपेट में ले लेती और मध्य वर्ग के जो जीवन है उसकी विडंबना को, उसमें जो एक हमें आवरण दिखाई देता है, उस आवरण को उधेड़ने में ज्ञानरंजन सिद्धहस्त हैं और उसके लिए वे प्रयोग करते हैं एक सर्वथा नई भाषा, एक नया कथ्य जो नएपन के अनूठे स्वाद के साथ हमें उनकी कहानियों में दिखाई देता है। हमारे कुछ आलोचक ऐसा भी मानते हैं कि उस दौर के मध्य वर्ग की जितनी अच्छी समझ ज्ञानरंजन को है उतनी कदाचित किसी और लेखक को नहीं, क्योंकि हमारा लेखक एक ऐसा विषय उठाकर लाता है और फिर उस विषय को एक नए ढंग से, नई भाषा के साथ, नए कथ्य के साथ इस प्रकार से प्रस्तुत करता है कि जो पढ़ने वाला पाठक है वह अपने आसपास के जीवन में जो देखता है उसे ज्ञानरंजन के चश्मे से देखते हुए एक नए रूप में वह उसे देखने की कोशिश करता है और पाता है कि उसने अपने आसपास के समाज को इस रूप में, इस प्रकार से देखा ही नहीं था। तो ज्ञानरंजन की यह जो कहानी है उसका शिल्प, जिसमें छोटे छोटे वाक्यों की क्षिप्रता कहानी को आगे बढ़ाती रहती है, वहाँ घटनाएं अधिक नहीं है, परंतु वह जो वाक्य निर्मिति है और उस वाक्य निर्मिति की जो भाषा है वह भाषा ज्ञानरंजन के कथ्य को बेहतर तरीके से हमें प्रेषित करती है। अब हम आते हैं कहानी के निष्कर्ष की ओर। ज्ञानरंजन की कहानी हास्य रस, प्रेम होने और उसके न होने के पीछे जो ढोंग काम करता है, जो एक आडंबर काम करता है, उसकी तरफ हमारा ध्यान ले जाती है। वस्तुतः कहानी में शुरू से अंत तक एक व्यंग्य छिपा हुआ है, एक गहरा व्यंग्य, एक पढ़े लिखे और अनुभव को जीवन में प्रमुखता देने वाले बुद्धिजीवी किस्म के युवक के द्वंद्व से परिचित कराती हुई यह कहानी जटिल होते हुए मानवीय रिश्तों को अभिव्यक्त करती है और इसे इस कहानी में निर्विकार वस्तुपरक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कथानायक प्रारंभ ही इस रूप में करता है कि उसके साथ जैसे जीवन में बहुत बड़ा धोखा हो गया है, जबकि यहाँ तक पहुँचने का, विवाह करने का निर्णय उसी का था, परंतु जो पत्नी के चेहरे पर खुशी है वह जैसे उस कथानायक को भीतर ही भीतर विचलित कर देती है। कहानी में कहीं सपाटता नहीं है, वह गहरे विश्लेषण के साथ आगे बढ़ती है और हम पूरी कहानी में कथानायक के मन के भीतर चलते हुए विचारों के इस आलोड़न विलोड़न को भली भांति देख पाते हैं। और इस सब में जो छोटे छोटे वाक्य हैं उनमें कहानी की जो भाषा है वह जितना अधिक समेट पाती है उससे कहीं बहुत बहुत अधिक वह कहना चाहती है। इसी कोशिश में वह अक्सर कवितोन्मुख भी होती है। कहानी में एक भी असावधान वाक्य नहीं है। कहानी प्रथम वाक्य से सीधे अपने अभिप्रेत की ओर बढ़ती चली जाती है। कथानायक का
अविश्वासी मन अपने भीतर झांकता है तो यह पाता है कि अब उसका आत्मविश्वास वैसा नहीं रहा जैसा पहले था, क्योंकि पहले वह एक प्रेमी की भूमिका में था और उसे लगता है कि एक प्रेमी की भूमिका में रहना अधिक उचित था। अब जब वह पति रूप में है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि कदाचित वह पूर्व की भांति अपनी पत्नी से वैसा प्रेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह जब अपने अनुभवों की ओर दृष्टिपात करता है तो उसे लगता है कि उन अनुभवों में अब इतनी गहराई नहीं रही और क्या अब यह जीवन भर मेरे साथ रहेगी। पहले थोड़े समय के लिए आती थी और हम अपने आपस की बातें करके चले जाते थे अपने अपने घर, और तब एक दूसरे के प्रति आकर्षण का भाव बना रहता था। किंतु अब जब हर समय पत्नी मेरे साथ ही रहेगी तो उसे लगता है कि वैसा आकर्षण अब नहीं रहा। एक महत्वपूर्ण आलोचक हैं दूधनाथ सिंह। उनका मानना है कि हास्य रस में विवाह के तुरंत बाद प्रेमिका के पत्नी हो जाने के कारण जन्म लेती ऊब और प्रेम की हास्यास्पदता ही इसका मूल कथ्य है। इनकी कहानियों में वस्तु तत्व का विकास नहीं होता, वह परत दर परत उद्घाटित होता रहता है और इस प्रकार जो कहानी है वह एक ही बात की सघन बुनावट के साथ अपने कथ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है और वह कथ्य पाठक के जहन में बस जाता है। आसपास के हमारे समाज से ही ली हुई यह जो मनस्थिति है, उस मनस्थिति का सूक्ष्म विश्लेषण ज्ञान रंजन की इस हास्यरस कहानी को विशिष्टता प्रदान करता है।